प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पियाजे का नैतिकता का सिद्धांत। इसके पूर्व में हमने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ा, विस्तार पूर्वक पढ़ा। उसी क्रम में पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत भी विकसित किया। इस सिद्धांत में नैतिकता का किस प्रकार बालकों में विकास होता है, किस आयु में कौन कौन सी नैतिकता जन्म लेती है और किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक में किन किन नैतिक गुणों का विकास हो जाता है, वह क्रमबद्ध तरीके से पियाजे ने अपने इस सिद्धांत में हमको बतलाया है और समझाया है। चलिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पियाजे के नैतिक विकास की कुछ अवस्थाएं पियाजे महोदय ने बतलाई हैं। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? आपके स्मार्ट बोर्ड पर 4 अवस्थाओं को आप देख रहे हैं। पहली अवस्था होती है प्रतिमानहीनता। पहली अवस्था होती है प्रतिमानहीनता। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष मानी जाती है। इसको इंग्लिश में एनोमी कहते हैं। एनोमी का अर्थ होता है अलगाव। ठीक है, एनोमी का अर्थ होता है अलगाव। अलगाव और इसकी अवधारणा, यह एक समाजशास्त्रीय शब्द है। इस अवधारणा के प्रतिपादक, एनोमी के जन्मदाता हीगल महोदय हैं। हीगल महोदय हैं। सर्वप्रथम एनोमी का सिद्धांत इन्होंने ही अपने कृतियों में प्रतिपादित किया था। अब देखिए, दूसरी अवस्था, अभी हम इसको विस्तार से आपको समझाएंगे। दूसरी अवस्था है परायत्त सत्ता की अवस्था, जो 5 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक चलती है। तीसरी है परायत्त पारस्परिक अवस्था, जो 9 से लेकर के 13 वर्ष तक चलती है। स्वायत्तता किशोरावस्था, जो 13 से लेकर के 18 वर्ष तक चलती है। हर अवस्थाओं में भिन्न भिन्न नैतिक विकास देखने को मिलते हैं। नैतिक विकास की ये 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था प्रतिमानहीनता, जिसको हम जन्म से 5 वर्ष तक ही मानते हैं। ठीक है, इस अवस्था को अलगाव की भी अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवस्था में बालक समाज से, परिवार के अन्य सदस्यों से, नाते रिश्तेदारों से उनका लगाव, उनकी घनिष्ठता, उनका अंतःक्रिया करने की जो प्रवृत्ति होती है वह विकसित नहीं होती। वो सिर्फ अपने माता पिता तक ही सीमित होते हैं। अपनी भूख प्यास की आवश्यकता की पूर्ति ही उनको चाहिए होती है। बाकी उनको देश दुनिया समाज से कोई मतलब नहीं है। कोई मर जाए, कोई जी जाए, उनसे कोई परवाह नहीं है। तो यह कहलाएगा अलगाव या प्रतिमानहीनता की अवस्था होती है। इसमें जो बालक होता है स्वप्रेमी होता है। ठीक है, स्वप्रेमी का मतलब अपनी प्रिय वस्तुओं से उसे प्रेम होता है, माता पिता से प्रेम होता है, अपने खिलौनों से उसे प्रेम होता है। ठीक, तो ये प्रतिमानहीनता, यही अवस्था होती है। ठीक है, इसको बाहरी दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता बच्चे को। फिर परायत्त सत्ता। परायत्त सत्ता हमने अभी बतलाया कि 5 से लेकर के 8 वर्ष तक होती है। और ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था को में पुरस्कार और दंड, पुरस्कार और व दंड, इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है तो इस अवस्था में उसे पुरस्कार मिलता है। ठीक, और जब बच्चा कोई गलत कार्य करता है तो इसमें इसे दंड की प्राप्ति होती है। ये दंड और पुरस्कार ही बच्चों में नैतिक गुणों का विकास करते हैं। ठीक है, किस अवस्था में? परायत्त सत्ता की अवस्था में दंड और पुरस्कार, ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो बालकों में नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। परायत्त पारस्परिक, ये जो अवस्था है यह 9 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक चलती है।
इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं, 9 से लेकर के 13 वर्ष की अवस्था में जो बच्चे होते हैं, वो अपने आयु वर्ग के बच्चों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, नियम बनाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगी परायत पारस्परिक अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में भी जो सम आयु वाले बच्चों के साथ जो बच्चे खेलते हैं, ठीक, अपने नैतिक नियम वे स्वयं बनाते हैं। खेल कूद के नियमों को वो स्वयं जो है डिसाइड करते हैं, कौन हमारा मित्र बनेगा, कौन हमारा मित्र नहीं बनेगा, ये स्वयं वो डिसाइड करते हैं। इसमें नैतिक विकास जो होता है वह सम आयु वर्गों तक ही सीमित होता है। ठीक है, और इसी से अन्य नैतिक गुणों का भी विकास उनके अंदर होता रहता है। स्वायत्ता किशोरावस्था, यह जो है 13 से लेकर के 18 वर्ष तक होती है, और इस अवस्था में पहुंचने के बाद बालकों में नैतिक विकास पूर्ण हो जाता है, और जितने भी नैतिक गुण होते हैं जैसे प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, सहयोग, परोपकार, जीव प्रेम, प्रकृति प्रेम, इन सभी नैतिक गुणों का विकास, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की भावना, समाज की भावना, समाज की सेवा करने की जो भावना होती है, आदि तमाम गुणों का विकास इसके अंदर हो जाता है। तो यह थी पियाजे के नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं। ठीक है, परीक्षाओं में यह महत्वपूर्ण है, यह पूछा जा सकता है। अब आगे हम चलते हैं कि पियाजे ने नैतिक विकास के 3 स्तर बतलाए हैं। कितने स्तर बतलाए हैं? 3 स्तर हैं। पहले स्तर को नैतिक यथार्थता कहते हैं। पहला जो स्तर है नैतिक यथार्थता है, दूसरा स्तर नैतिक समानता है, और तीसरा स्तर है नैतिक सापेक्षता। तो क्रमबद्ध तरीके से हम पहले स्तर का अध्ययन करेंगे, दूसरे स्तर का अध्ययन करेंगे, और फिर तीसरे स्तर का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, नैतिक यथार्थता क्या है? नैतिक यथार्थता की अगर इन विशेषताओं को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप यह समझ लीजिए कि नैतिक विकास का जो स्तर है आप उसके बारे में पूरी जानकारी रख लेंगे। नैतिक यथार्थता 2 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक चलती है। ठीक है, नैतिक यथार्थता की जो अवस्था होती है 2 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक चलती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि सर 2 वर्ष के पहले क्या होता है? तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक बच्चा, उसके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ठीक है, वह प्रतिमानहीन होता है। क्या होता है? प्रतिमानहीन होता है, उसके अंदर अलगाव की भावना होती है, तो उसको इसके अंदर हम नहीं पढ़ते हैं। हम जब पढ़ते हैं नैतिक विकास का स्तर, तो पहला जो स्तर है वो नैतिक यथार्थता है, जो 2 वर्ष से प्रारंभ होती है और 8 वर्ष तक चलती है। अब आइए इनके बिंदुओं को हम समझ लेते हैं कि नैतिक विकास का यह जो प्रथम स्तर है, इसमें नैतिक यथार्थता के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, कौन कौन से बिंदु हमको पढ़ने हैं। पहली है कि यह विवशता की नैतिकता होती है, दबाव की या विषम नैतिकता की अवस्था भी इसको कहते हैं, यह दबाव की अवस्था होती है। यह जो अवस्था आप देख रहे हैं, 2 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष के बालक को माता पिता किसी भी अच्छे गुण या नैतिक विकास के लिए उनको जबरदस्ती, जैसे वो एक उदाहरण सुन लीजिए आप, जैसे कोई मेहमान आ गया तो माता पिता कहते हैं पैर छुओ, पैर छुओ। ठीक है, तो बालक वहां पर विवश है, ठीक, किसके लिए? पैर छूने के लिए। तो ये विवशता की नैतिकता है, समझ रहे हैं? कोई आए तो उसको प्रेम से उससे बोलो, अच्छे से बोलो, शांति से रहो। ये क्या है? यह नैतिक विकास को सिखा रहा है पिता। तो वहाँ पर सिखा नहीं रहा है, उसको विवश कर रहा है कि तुमको ये काम करना ही होगा, तुमको पैर छूना ही होगा, तुमको हमारी आज्ञा माननी ही होगी, नहीं मानोगे तो रहोगे कहाँ। तो बालक विवश है। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं? विवशता की अवस्था भी कहते हैं, विषम नैतिकता भी कहते हैं, वही अर्थ निकलता है। ठीक, दूसरे व्यक्तियों द्वारा स्थापित मानदंडों पर होती है। इसमें जो नैतिक विकास
बच्चे का होता है दूसरे व्यक्तियों द्वारा स्थापित मानदंडों द्वारा ही होती है। माता पिता द्वारा, गुरुजनों के द्वारा ही मानदंड निश्चित किए जाते हैं और उन मानदंडों को बालक को मानना आवश्यक होता है। तीसरा, कि बालक के लिए इसे मानना अनिवार्य है। जो मानदंड डिसाइड कर दिए गए गुरु के द्वारा, माता पिता के द्वारा, बच्चों को मानना अनिवार्य होता है। ठीक है। अगला, आज्ञा पालन की अवस्था भी कहते हैं। अभी मैंने कहा कि विवश कर दिया जाता है, नहीं पैर छुओ, पिता ने कह दिया तो उसकी आज्ञा को मानना है, तो इसलिए इस अवस्था को आज्ञा पालन की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है। दंड और पुरस्कार को बालक सहर्ष स्वीकार कर लेता है। माता पिता अगर कोई दंड दे रहे हैं, कोई पुरस्कार दे रहे हैं, तो मजबूरन उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक, तो इसको सहर्ष स्वीकार कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो हम कमजोर हैं, दंड पुरस्कार दोनों को वो स्वीकार कर लेगा। तो ये नैतिक यथार्थता रही। अब आगे हम चलते हैं, नैतिक समानता की बात करते हैं। जन्म से 8 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक यह अवस्था चलती है। इस अवस्था में समवयस्क बच्चों के साथ बढ़ती अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। जो नैतिक विकास बच्चों का हो रहा है, वह अपने साथ खेलने कूदने वाले सम आयु वाले बालकों के साथ उठने बैठने से ही नैतिक विकास या बढ़ती अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। उन बच्चों के साथ जब हम घुलेंगे मिलेंगे तो हमारे अंदर जिन नैतिक गुणों का विकास हो रहा है वो उन्हीं के साथ अंतःक्रिया करने का ही परिणाम है। तो नैतिक विकास यहाँ पर इस ढंग से होता है। बालक अपनी सहमति से खेल के नियम बनाते हैं। अभी मैंने जब अवस्थाएं बताया था तो उस अवस्थाओं में हमने जो तीसरी अवस्था बताई थी, परायत्त पारिस्थितिकी की अवस्था, उसमें जो है सम आयु वाले बच्चों के साथ वह खेल के नियम स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ खेल के नियम वो स्वयं बनाते हैं और खेल के नियमों को लेकर के तर्क वितर्क भी करते हैं कि नहीं भैया ऐसे खेला जाएगा तो वैसे करेंगे, वहाँ गेंद चली जाएगी तो आउट हो जाओगे, और जो है इस तरह तमाम नियम बनते हैं। ठीक है। तो आपस में खेल के नियमों को लेकर के आपस में तर्क वितर्क करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि तर्क वितर्क के दौरान, खेल के नियमों को निर्धारित करने के दौरान आपस में लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं। खेल में ईमानदारी बनाए रखने का प्रयास करता है। बच्चा चाहता है कि खेल में ईमानदारी हो इसके लिए वो भरसक प्रयास करता है। ठीक है। स्वकेंद्रित खेल की भावना को छोड़ करके वह सहयोगात्मक खेल की भावना उसके अंदर विकसित हो जाती है। स्वकेंद्रित खेल की जो भावना होती है वह शैशवावस्था में होती है, मतलब जन्म से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था में होती है। इसको स्वकेंद्रित मतलब अपने खिलौनों से खेलना, ठीक है, अपने खिलौनों तक ही सीमित रहना, यह स्वकेंद्रित खेल की भावना को दर्शाता है। ठीक, लेकिन उस भावना को छोड़ करके, ठीक, जब सहयोगात्मक खेल की भावना विकसित हो जाती है तो वह कहलाता है नैतिक समानता की अवस्था या स्तर। ठीक है। तो इस स्तर में, नैतिक समानता के स्तर में, स्वकेंद्रित खेल की भावना को छोड़ करके बालक में सहयोगात्मक खेल का विकास होने लगता है। इसके बाद अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण को ग्रहण करने की क्षमता का भी उसके अंदर विकास हो जाता है। अन्य व्यक्तियों, ठीक, अब जब विद्यालय जा रहा है तो गुरुजनों के दृष्टिकोण, प्रिंसिपल का दृष्टिकोण, समाज के अन्य वर्गों का दृष्टिकोण, उन सभी दृष्टिकोणों को ग्रहण करने की क्षमता का विकास उसके अंदर होने लगता है। तो ये थी नैतिक समानता। अब तीसरे स्तर की बात हम करेंगे। तीसरा स्तर क्या है? नैतिक सापेक्षता। ये तीसरा स्तर है। इस स्तर में भी नैतिक गुणों का विकास होता है और ये 12 वर्ष से प्रारंभ होती है। कितने वर्ष से प्रारंभ होती है? 12 वर्ष तक, और 18 वर्ष तक चलती रहती है। कितने वर्ष तक चलती है? 18 वर्ष तक चलती है। और नैतिक विकास ऐसा माना जाता है, पियाजे ने बतलाया है कि नैतिक विकास 18 वर्ष तक पहुंचने पर बालक का पूर्ण हो जाता है। देखिए, नैतिक सापेक्षता में क्या है कि इसमें न्याय की जो संकल्पना होती है मुख्यतः न्याय पर ही आधारित होती है। बच्चे को न्याय चाहिए,
उसके लिए जो न्याय की संकल्पना है वह न्याय पर ही आधारित होती है। ठीक, नैतिकता को पारस्परिक सम्मान पर आधारित स्वीकार किया जाता है। नैतिकता को सम्मान पर नैतिकता को पारस्परिक सम्मान पर आधारित स्वीकार किया जाता है। मतलब नैतिकता जो है वह एक सम्मान की विषय वस्तु है। ठीक है, उस आधार पर उसको स्वीकार किया जाता है। दबाव की स्थिति होने पर भी न्याय को स्वीकार कर लेता है। अगर दबाव की स्थिति है तो भी वह न्याय को स्वीकार कर लेगा। इस अवस्था में कार्यों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। कार्यों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। किसी घटना को देखता है, किसी कार्य को देखता है तो उसके बारे में वह उसकी विस्तृत व्याख्या करने की प्रवृत्ति उसमें विकसित हो जाती है। स्वयं के लिए नैतिक नियम बनाने लगते हैं। समाज द्वारा, परिवार द्वारा जो नैतिक नियम बने होते हैं वह उन नियमों को नहीं मानते। अपने नियम, नैतिक नियम स्वयं बनाते हैं और उन्हीं पर वह कार्य करते हैं, उन्हीं नियमों को वो मानते हैं। अगला जो बिंदु है, नैतिक निर्माण के समय मनोभावों, उद्देश्यों और पारिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। जब भी वह नैतिक निर्धारण करते हैं तो अपने मनोभावों, उद्देश्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही नैतिक नियमों को वो बनाते हैं। तो ये बात थी नैतिक सापेक्षिकता की। बहुत ही सरल बिंदु है। ठीक, तो ये थे नैतिक सापेक्षता के महत्वपूर्ण बिंदु। अगर इन बिंदुओं को हमने पढ़ लिया तो निश्चित तौर पर हम नैतिक विकास के सिद्धांत को हम समझ लेंगे। अब आइए चलते हैं पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का कक्षा में किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। पहला बिंदु आपके सामने दिया हुआ है कि बालक को स्वक्रिया द्वारा सीखने में मदद करता है। अपनी क्रिया द्वारा बालक स्वयं क्रिया करे और सीखे। तो नैतिक विकास यही कहता है कि बालक को स्वक्रिया द्वारा सीखने पर बल मिलता है। अपनी क्रिया से ही वह सीखता है, नैतिक विकास सीखता है। तो कक्षा में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, करके सीखने पर भी बल देता है। अनुकरण और खेल को महत्व देता है। अनुकरण किसी दूसरे के आचरण को देख करके, किसी दूसरे की नैतिकता को देख करके उसका अनुकरण करें तो अनुकरण से जो है विकास हो सकता है और खेल को महत्व दिया जा सकता है। खेल बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। खेल के द्वारा भी नैतिक मूल्यों का विकास होता है, नैतिक विकास होता है। खेल में सहयोगात्मक भावना होती है, प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। ठीक, तो सहयोग की भावना होती है। तो ये सभी चीज़ें इसमें विकसित होती हैं। तो कक्षा में इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, विद्यालय में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। गलती करने पर दंड नहीं देना चाहिए। अगर कक्षा में कोई बच्चा गलती कर रहा हो तो हमें उसको दंड नहीं देना चाहिए। अलग अलग आयु वर्ग के बालकों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम निर्मित होना चाहिए। नैतिक विकास अगर पियाजे का हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमको ये जान लेना आवश्यक है कि अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का होना ही आवश्यक है। अन्यथा बालक का जो बौद्धिक विकास है, जो चारित्रिक विकास है, जो उसका आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, वह सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का निर्माण भी करना चाहिए। बालकों को उचित वातावरण दिया जाना चाहिए। एक ऐसा वातावरण दीजिए, हेल्दी वातावरण दीजिए, स्वस्थ वातावरण दीजिए, जिससे बालकों में न केवल बौद्धिक विकास बल्कि चारित्रिक विकास का भी विकास हो, नैतिक गुणों का विकास हो, आध्यात्मिक गुणों का विकास हो। तो ये रहा आपका पियाजे के नैतिक विकास की अवस्थाएं और उसके विभिन्न स्तर और उसकी कक्षा में उपयोगिता। अगली कक्षा में बच्चों हम कुछ अन्य चीज़ों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।